जो लोग सोचते हैं कि बस सिर दर्द ही तो है, उनको क्या बताना चाहेंगी कितनी तरह के हो सकते हैं? सिर दर्द एक ऐसी चीज़ है जो कितनी आम है। अगर किसी को सिर दर्द है तो जाने कि क्या है और क्यों है। 300 से ज़्यादा प्रकार के सिर दर्द होते हैं। आजकल इतने यंग लोगों को मेमोरी इश्यूज होने लग गए हैं, वो भी कम स्लीप के कारण है। एक जान और उसको हजारों दर्द हैं। बीवी को शौहर का दर्द है, शौहर को बीवी का सिर दर्द है, बच्चों को पढ़ाई का सिर दर्द है। कहने में ये जुमला लगता होगा, लेकिन आप आज इस इंटरव्यू के ज़रिए ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि सिर दर्द कितनी तरह के हो सकते हैं। तो आपके सिर दर्द की हर परेशानी का इलाज लेकर आज हम आए हैं। हमारे साथ डॉक्टर सोनिया लाल गुप्ता हैं, जो कि न्यूरोलॉजिस्ट हैं मेट्रो हॉस्पिटल्स नोएडा में। डॉक्टर सोनिया, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग सोचते हैं कि बस सिर दर्द ही तो है, उनको क्या बताना चाहेंगी कितनी तरह के हो सकते हैं? थैंक यू पूजा जी। अब सिर दर्द एक ऐसी चीज़ है जो कितनी आम है। हर किसी ना किसी को किसी वक्त हर किसी को ये हो जाता है, कोई ना कोई सिर दर्द कोई तो ना है। कोई कारण रहता है। आप मानेंगे नहीं, 300 से ज़्यादा प्रकार के सिर दर्द होते हैं। 300 से ज़्यादा। एंड ये एक लोगों को एक गलत फहमी है कि बस सिर दर्द ही तो है, बट नहीं, सिर दर्द के अंदर इतने तरह के होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जैसे जिसको जो दर्द है उसके मुताबिक फिर उसका इलाज हो सकता है। तो इसलिए सिर दर्द अगर होना एक बहुत मतलब ज़रूरी है कि अगर किसी को सिर दर्द है तो जाने कि क्या है और क्यों है। हेडेक, सिर दर्द ये एक ऐसी चीज़ है जिसे लोग सबसे ज़्यादा लाइटली लेते हैं, बल्कि मैं कहूँगी लोग इसे बीमारी भी नहीं मानते होंगे कि ये तो कांस्टेंट एक इरिटेंट है, चले जा रहा है। कब सिर दर्द को किसी इंसान को ये समझना चाहिए कि नहीं, ये कांस्टेंट इरिटेंट भर नहीं है, ये असल में एक बीमारी हो सकती है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। आजकल लोग कहते हैं चलो सिर दर्द है, क्या बड़ी बात है, गोली ली, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शुरू हो गए, चलते रहे। बट ज़रूरी है कि हम समझें, जब सिर दर्द होता है, अगर वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहा है, आपकी जो आप रोज़ अपना ज़िंदगी अपनी चला रहे हैं, आपको सिर दर्द हो रहा है, आप रोज़ एक दवाई ले रहे हैं, हफ्ते में 2-3 बार भी दवाई ले रहे हैं, सिर को पकड़ के बैठे हैं, धूप में नहीं निकला जा रहा, आपसे मतलब आप नींद नहीं आ रही रात को क्योंकि इतना दर्द है, तो आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहा है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहा है, आपके गोल्स को रीच करने में, पहुँचने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। तब ज़रूरी है कि आप समझें कि ये एक बीमारी है और बस एक आम सिर दर्द नहीं है। दूसरी चीज़ ये होती है ये समझना कि जब सिर दर्द होता है तो वो एक इमरजेंसी कब है कि आपको डॉक्टर के पास जाना है, और सबसे एक ज़रूरी होता है जब सिर दर्द एकदम होता है। आमतौर पे सिर दर्द हल्का हल्का धीरे धीरे बढ़ता है, किसी को एक साइड पे हुआ, दोनों तरफ हुआ, पर वो धीरे 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 बढ़ रहा है। कई लोगों को होता है एकदम सिर दर्द हुआ। जब वो एकदम सिर दर्द होता है और इतना ज़ोर से वो दर्द होता है कि ऐसा दर्द उनको कभी पहले हुआ नहीं, तब वो एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। वो एक साइन हो सकता है कि हो सकता है आपकी जो आर्टरी है वो बर्स्ट ना हो गई हो, ब्लीड ना हो गई हो ब्रेन में, तब हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं दर्शकों को यही बोलना चाहूँगी कि कभी भी ज़ोर से एकदम दर्द हुआ और ऐसा दर्द हुआ जो उनको कभी नहीं हुआ, हम सिंपली कहते हैं द वर्स्ट हेडेक ऑफ योर लाइफ, जो आपको अगर होता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये जो चीज़ है ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि अगर आपका दर्द बढ़ ही रहा है और घट नहीं रहा, लेटने पे ज़्यादा होता है और खांसने पे ज़्यादा होता है, तब भी आपको ध्यान देना चाहिए कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि हर सिर दर्द ट्यूमर भी नहीं होता। आई थिंक ये भी लोगों का जाना ज़रूरी है। बहुत बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, उनको लगता है सिर दर्द हो गया मतलब ब्रेन ट्यूमर, क्योंकि आजकल डॉक्टर गूगल है, हम डॉक्टर गूगल के पास जाते हैं, आधा इलाज तो लोग वहीं से कर रहे हैं, तो वहाँ डॉक्टर गूगल जी बता देते हैं कि नहीं जी आपको ब्रेन ट्यूमर है। घबराए हुए लोग आते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है कितनी, और सिर दर्द बढ़ जाता है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर आपको कोई लक्षण है, आपको डाउट है, डॉक्टर के पास जाइए। हम आपके सवालों के लिए तो हैं, आपकी मदद करने के लिए हैं, बट डेफिनेटली ज़रूरी बात है कि इन चीज़ों पे वो ध्यान दें। ये जो आपने कहा कि जो अचानक से हो गया था नहीं और एकदम से आ गया, इनकी क्या वजहें हो सकती हैं? सो मोस्ट कॉमन होता है हमारे यहाँ पे एक एन्यूरिज्म, आर्टरीज में एन्यूरिज्म बन जाता है, तो इसको हम कहते हैं आउट पाउचिंग। इसका मतलब अब जो दीवार होती है, आपकी जो आर्टरीज होती हैं,
उसमें एक छोटा सा बलून बन जाता है। क्योंकि वो बलून बन जाता है तो आप सोचिए कि ब्लड उसके अंदर जा रहा है और उस पर प्रेशर बिल्ड कर रहा है। मतलब जो खून की नली है वो खून की फूल नली गई है, हाँ, क्या हो गया? हाँ, तो जैसे खून की नली है, उसकी जो दीवार है उसके अंदर एक छोटा सा एक ओपनिंग बन गई। तो आप सोचिए कि आपने पाइप ली और आपने पाइप को जोर से पकड़ लिया तो वो एक जगह से फूलना शुरू कर देगा। तो एक तरीके से, और आपने एक वहाँ पे होल डाला और उस पर एक आपने एक और बलून लगा दिया तो पानी उसके अंदर भी जाएगा, वो बलून भी भरेगा। उस तरीके से एन्यूरिज्म्स कई लोगों को हो जाते हैं। एंड उसका कारण होता है, कई लोगों की वो दीवार ही वीक होती है, कभी कभी बचपन से भी हो सकता है, बट ब्लड प्रेशर के कारण भी जो दीवारें होती हैं हमारी धमनियों की वो कमज़ोर हो जाती हैं और उसके कारण भी उसका फटने का एक रिस्क रहता है। सो दो वो कारण होते हैं। तो बट एन्यूरिज्म का जो फटना होता है वो यूजली मोस्ट कॉमन रीज़न होता है सडन सिवियर हेडेक का। तो क्या हम ये माने कि जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर रहता है उनमें एन्यूरिज्म का या फिर अचानक ये जो सिरदर्द का लक्षण है इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं? हल्के से ज़्यादा होंगे बट बहुत ऐसे नहीं कि हम डर जाएं, क्योंकि हाइपरटेंशन तो हाई ब्लड प्रेशर तो एक ऐसी चीज़ है जो आई थिंक इंडिया में 10 में से 8 लोगों को होगी। हमारा लाइफस्टाइल है, हमारे जेनेटिक्स हैं, खान पान जो है, इतना नमक से भरा हुआ हमारी दुनिया खाना खाती है, जंक फूड आजकल कितना कॉमन हो गया है। तो इन चीज़ों के कारण ब्लड प्रेशर बहुत लोगों को होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम डर के बैठे रहें कि हमारी आर्टरी फट सकती है, लेकिन जिनको ब्लड प्रेशर होता है उनके चांसेस कि उनकी आर्टरी फट जाए डेफिनेटली हाई होते हैं कब बाकी लोगों से। इसलिए ब्लड प्रेशर एक सिंगल मोस्ट एक ऐसा रिस्क फैक्टर है, एक ऐसा कारण है जिससे लोगों को स्ट्रोक, चाहे वो आर्टरी आपकी ब्लॉक हो उसके कारण हो जिसको हम इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं, या आर्टरी फट जाए जिसको हम हेमोरेजिक स्ट्रोक कहते हैं, उसके कारण हो। लेकिन ब्लड प्रेशर एक सिंगल मोस्ट रिस्क फैक्टर है जो मॉडिफाइबल है। इसलिए हम लोगों को कहते हैं कि दवाइयाँ ज़रूर लो, ब्लड प्रेशर में पंगा मत लो, अपना वेट मत करो। अगर आपको पता है आपको हाई ब्लड प्रेशर है, उनको रेगुलरली 3-4 दिन मॉनिटर करो, नोट करो, डॉक्टर के पास जाइए, वो 3-4 रीडिंग्स अपनी दिखाइए, दवाई लीजिए, नमक को कम करिए और एक्सरसाइज करना शुरू करें। ये 3-4 फैक्टर्स अगर आप करेंगे तो ब्लड प्रेशर बहुत आराम से कंट्रोल हो सकता है। सिर दर्द के मामले में सबसे ज़्यादा हमने देखा है लोग अब तरह तरह के इलाज करते हैं, तो असल इलाज पर हम आपके ज़रिए बाद में आएंगे। सबसे पहले जो लोग इलाज करते हैं उसका इलाज कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो कॉमन है, लोग केमिस्ट के पास गए, सिर दर्द की 2-4 गोलियों के नाम सारी दुनिया को मालूम है, वो ली और बस सिर दर्द ठीक हो गया। ये जो पैटर्न है कि हमें सिर दर्द हुआ, हमने दवा ले ली, ये पैटर्न कितना एडवाइजेबल है एज अ डॉक्टर? सो आई वुड से कि बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं, बिकॉज आपको पता ही नहीं आपको सिर दर्द कैसा है। आधा हिंदुस्तान यही कर रहा है। आधा हिंदुस्तान यही कर रहा है क्योंकि वो कन्वीनियंट है। कौन जाएगा डॉक्टर के पास, कौन बैठेगा, वो एक, क्योंकि ये तो सिर दर्द है, जैसे आपने शुरू में बोला था, ये तो आम चीज़ है। इसके लिए मैं अपने आप को तकलीफ क्यों दूँ कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, कि मुझे न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है। बहुत जगहों पे कभी कभी आपको डॉक्टर्स वैसे नहीं मिलते जो शायद उस सिर दर्द को समझ भी पाएँ, तो लोग क्या कहते हैं, चलो केमिस्ट के पास चलते हैं, एक पेन किलर ले लेते हैं। पर हम ये बात नहीं रियलाइज़ करते इन पेन किलर्स के साथ कि एक ऐसी टर्म है जिसको हम कहते हैं मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक, मतलब दवाइयों के ज़्यादा यूज़ करने से जो सिर दर्द होता है। ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है। जैसे हम लोगों को कैफीन की एडिक्शन हो जाती है। अब जिन लोगों को चाय पीने की आदत है, कॉफ़ी पीने की आदत है, अगर वो रोज़ अपना चाय कॉफ़ी नहीं पीते तो क्या होता है, सिर दर्द होता है, जिसको हम कहते हैं कैफीन विड्रॉल है। भारत में तो चाय सिर दर्द का इलाज है। बिल्कुल, तो वो चाय पीते हैं, सिर दर्द उनका चले जाता है। सेम चीज़ हो जाती है अगर आपको सिर दर्द काफ़ी बार होता है, कॉमनली होता है, आप एक दवाई रोज़ ले लेते हैं, तो आपकी ब्रेन को आदत पड़ने लग जाती है उस मेडिसिन की, तो इन अ वे वो एक तलब होने लग जाती है। सेम तरीके से जैसे आपको कैफीन की तलब होती है, जैसे चाय की लोगों को तलब होती है, तो ब्रेन क्या करता है, अब मेरे को सिर दर्द हुआ, मैंने अपनी गोली केमिस्ट के पास गई, गोली खाई, चलो जी 10-12 घंटे मेरा सिर दर्द ठीक रहा, फिर वापस आ गया। फिर मैं परेशान केमिस्ट के पास गई, गोली ली, खाई, फिर 10 घंटे वो ठीक हो गया, फिर वापस आ गया। सो ब्रेन एक साइकिल में चले जाता है जिसको हम एक विशियस साइकिल कहते हैं कि दर्द हुआ, गोली खाई, दर्द का असर खत्म हुआ, सिर दर्द वापस, फिर गोली खाई, तो फिर बस एक वो सर्कल चलता रहा। एंड इस कंडीशन में जिन लोगों को सिर्फ आप मानो कभी कभी सिर दर्द होता है, क्योंकि वो उसका प्रॉपर इलाज नहीं करते, मेडिकेशन प्रिवेंटिव मेडिसिन पे नहीं जाते जिससे सिर दर्द को रोक सकते हैं,
तो वो एक डिपेंडेंसी क्रिएट कर लेते हैं दवाइयों की, और उसके कारण इनको ये हो जाता है। सो बहुत ज़रूरी है कि ओवर द काउंटर, मतलब हम केमिस्ट के पास हम जो दवाइयाँ होती हैं, हम हमेशा एक बारी पहले डॉक्टर से बात करें, कंफर्म करें कि ये हम दवाई खा सकते हैं कि नहीं, एंड फिर उसके बाद लीजिए। यू नो इट इज, मतलब ज़रूरी है। मैं इतना भी ब्लंट, अगर इफ़ आई एम अलाउड टू बी, मैं बोल सकती हूँ कि देखो 15 साल एक डॉक्टर पढ़ाई करता है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, तो थोड़ा सा उस चीज़ को शायद वो ज़्यादा समझेगा, इससे कि हम एक्सपीरियंस से कोई भी दवाई बस पॉप कर लें। जो लोग लगातार दवाइयाँ खाए जा रहे हैं, जैसे आपने कहा हर चौथे दिन एक दवा खाई, 10-12 घंटे का आराम हुआ, फिर चौथे दिन खा ली, तो ये लगातार दवाइयाँ खाने से उनको नुकसान भी हो रहा है। बिल्कुल, उनकी किडनीज पे असर पड़ सकता है, जो सबसे बड़ी बात है। हमें पता है कि किडनी फेलियर हो जाता है अगर आप पेन किलर्स को इतना फ्रीक्वेंटली खाएंगे, आपकी किडनी पे असर हो सकता है। अगर आप पैरासीटामोल, जो सबको लगता है अरे सबसे सिंपल चीज़ है, उसको भी बहुत ज़्यादा खाएंगे, 2 ग्राम से ज़्यादा अगर आप पैरासीटामोल पर दिन में खाते हैं, तो आपकी लिवर फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें ये बातें हम सोचते ही नहीं हैं। और जो बाकी आजकल दवाइयाँ दुकानों में आती हैं, जो लोग कहते हैं, बट उनमें भी एक टेंडेंसी होती है, जैसे कि नाम भी अगर ले पर सैराडोन, डिस्प्रिन, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं, ठीक है, वो कई लोगों में इफेक्टिव होती हैं, आराम देती हैं, लेकिन उनमें भी एक डिपेंडेंसी क्रिएट करने की एक गुंजाइश है, एंड वो बॉडी को अल्टीमेटली हार्म कर सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी को मोर देन 4 हेडेक्स अ मंथ है, दैट मीन्स उनके 4 दिन उनके महीने में सिरदर्द के साथ हैं, तो उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो एक प्रिवेंटिव मेडिसिन के लिए क्वालिफाई करते हैं, जो एक रोज़ की दवाई होती है, पर उससे फिर सिर दर्द नहीं होता। तो जो इन पेन किलर से साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस हैं, वो बिल्कुल फिर कम हो जाते हैं। इसी में एक चाय कॉफ़ी का भी जिक्र आया, क्या वाकई चाय कॉफ़ी सिर दर्द ठीक करती है? सो कैफीन, चाय कॉफ़ी एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं कहती हूँ एक तरीके का एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सारे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बट अगर हम रिसर्च को देखें तो दिन में आप 2 कप्स ऑफ टी, 2 कप चाय या कॉफ़ी ले सकते हैं। कॉफ़ी में अप्रॉक्सीमेटली 60 मिलीग्राम्स कैफीन होती है, चाय में अप्रॉक्सीमेटली 40 मिलीग्राम्स होती है, तो लगभग 40 मिलीग्राम 60 मिलीग्राम्स। तो आप चाय के 3 कप तक पी सकते हैं, कॉफ़ी के 2 कप तक पी सकते हैं। वो आपका मैक्सिमम लिमिट होना चाहिए। पर अगर आप उससे ज़्यादा पीते हैं तो एक कैफीन विड्रॉल हेडेक होने का चांस बढ़ जाता है। उससे फिर लोगों को आराम मिलता है कि हम पी लें चाहे तो हमें आराम मिलेगा। दूसरी चीज़ है, एक्चुअली कैफीन में कंपोनेंट्स होते हैं जिससे कि हेडेक क्योर कंट्रोल हो सकता है, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन आपको किस तरीके का हेडेक है, क्या आपको वो काम कर रहा है कि नहीं। मेरे कुछ माइग्रेन पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनमें कैफीन उनको एक्चुअली ट्रिगर करता है माइग्रेन, तो वो चाय कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पी पाते हैं। अच्छा। हाँ, और ये भी एक मिसकंसेप्शन है, लोग कहते हैं मैं चाय कॉफ़ी नहीं पीती पर मैं ग्रीन टी पीती हूँ। ग्रीन टी में भी 30 मिलीग्राम्स कैफीन होती है पर कप ऑफ ग्रीन टी। लोग तो वजन घटाने के लिए भी हाँ पीते हैं हाँ, green tea। वो अब डेटा है कि वजन घटाने के जी 2 ही तरीके हैं, एक्सरसाइज, मेहनत करो, कम करो, खाओ। हाँ, बिल्कुल और कम खाओ अपना, देयर इज नो अदर वे। आई थिंक कोई और तरीका नहीं है। हाँ, यानी कोई भी चीज़ मेहनत से ही ठीक हो सकती है। अपने आप जाके दवा लेना लगातार आपको नुकसान ज़्यादा कर रहा है, ये डॉक्टर सोनिया ने बताया ही। माइग्रेन का जिक्र आ ही गया है तो माइग्रेन की बात करते हैं। ऐसा माना जाता है, बहुत सारे लोग अपने क्लासिक सिम्टम्स को बताते हैं कि ये हैं इसलिए मुझे माइग्रेन हो सकता है। क्या ऐसे कुछ क्लासिक सिम्टम्स हैं जिन्हें पहचाना जा सकता है कि हाँ ये माइग्रेन की कैटेगरी के लिए हैं? बिल्कुल, माइग्रेन इनफैक्ट एक ऐसा सिरदर्द है जिसमें सर्टन ऐसे फीचर है जिससे आप आराम से बता सकते हैं कि माइग्रेन है कि नहीं। तो क्या है वो? पहली चीज़ है कि नॉर्मली ये वन साइडेड, एक तरफा हेडेक होता है, बट बहुत लोगों में दोनों तरफ भी होता है। थ्रॉबिंग हेडेक होता है, तो वो लोग बताएंगे ऐसे लगता है कुछ सिर में बज रहा है, बहुत ज़ोर से कुछ बज रहा है सिर में। नंबर 3, उल्टी आने का मन करता है, कच्चा कच्चा मन करता है। कई लोगों को उल्टी भी आ जाती है। बहुत लोग ये बोलते हैं कि जब मैं उल्टी कर देती हूँ तो मुझे उसके बाद आराम मिलता है, रिलीफ फील होता है, क्योंकि एकदम वो प्रेशर बिल्ड होता है, फिर रिलीफ मिलता है, तो उनको थोड़ा बेटर फील होता है। नंबर 4, लाइट सेंसिटिविटी, मतलब जो रोशनी, नॉर्मल ये नहीं कि धूप में जाके सेंसिटिविटी, बट आप कमरे में बैठे और आपका मन करता है बस मैं लाइट्स ऑफ कर दूँ, मुझे अंधेरा चाहिए,
या शोर बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है कि आप अपने घर वालों को बोल रहे हो या काम पे बैठे हो, आप चाहते हो सारे चुप हो जाएं और कोई आपको बुलाए मत और बस आप शांति में बैठ जाएं। तो अगर आप एक शांति अंधेरे वाले कमरे में बैठना चाहते हो और आपको सिर दर्द हो रहा है जो एक्चुअली सिर आपके अंदर फट रहा है आपका सिर, तो दैट इज़ अ माइग्रेन। तो वो एक माइग्रेन होता है। क्या माइग्रेन लाइफ लॉन्ग इशू है? बिल्कुल एक्चुअली नहीं। सो लाइफ नॉर्मली माइग्रेन शुरू होता है औरतों में ज़्यादा होता है हार्मोन्स के कारण, तो 13 to 14 ईयर्स की एज पे नॉर्मली शुरू होता है। आदमियों में भी होता है, ऐसा बात नहीं है। माइग्रेन की जेनेटिक टेंडेंसी बहुत स्ट्रांग है, तो अगर आपकी फैमिली मेम्बर को माइग्रेन है 50% चांस है कि आपको भी माइग्रेन हो सकता है। तो इसलिए हम फैमिली हिस्ट्री हमेशा पूछते हैं जब कोई, और अगर आप पूछो किसी से तो पता चलेगा हाँ शायद मेरी मम्मी कपड़ा बांध के लेट जाती होती थी, तब वो हिस्ट्री निकल के आती है कि वो तभी उनको माइग्रेन है। एक बार जब माइग्रेन शुरू हो जाता है तो नॉर्मली औरतों में मेनोपॉज, जब महीने ख़त्म हो जाते हैं, जब मेनोपॉज शुरू होता है 80% औरतों में माइग्रेन चले जाते हैं। ओह हाँ, मेनोपॉज क्या माइग्रेन का इलाज? इन अ वे जिनको औरतों के लिए इन अ वे हाँ, ऑल द मेनोपॉज के साथ अपनी खुद की और प्रॉब्लम यानी कुछ हार्मोन्स का लिंक है? बिल्कुल हार्मोन्स का लिंक है। तो हमारे जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं, तभी एक टर्म होती है मेंस्ट्रुअल माइग्रेन्स। तो जैसे ही महीने आने वाले होते हैं, बहुत लेडीज़ को ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन महीने के या उसके सेकंड डे पे, दूसरे दिन पे उनको हेडेक होता है, माइग्रेन होता है, तो इनको मेंस्ट्रुअल माइग्रेन्स कहते हैं। और इनका इलाज कम्प्लीटली डिफरेंट होता है और वो मैनेज बहुत अलग तरीके से होते हैं। तो जब मेनोपॉज का स्टेज आता है जो 7-8 साल चलता है, बहुत हार्मोन फ्लक्चुएशंस होता है, उस समय माइग्रेन ज़रूर बढ़ते हैं। पर जब मेनोपॉज शुरू हो जाता है, जब आपके पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं, तो 80% औरतों में माइग्रेन चले जाते हैं। बहुत कॉमनली ये देखा जाता है। आदमियों में मैंने ये देखा है कि बहुत बार बहुत सिवियर नहीं होते, बट जिनको, कई लोग होते हैं जिनको बहुत सिवियर होते हैं, एंड मेन में काफ़ी देर तक कभी कभी वो लाइफ लॉन्ग भी चले जाते हैं, और कईयों में वो बहुत ऑन एंड ऑफ आते हैं। मतलब ये नहीं कि रोज़ हो रहे हैं, बट साल में 3-4 बार हो गए तो उनको फिर मैनेज करना आता है। बट डेफिनेटली लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम नहीं है। येस, सब ऐसी बात नहीं है कि 100% ये ट्रू है, कई लोगों के लिए होता है। कई लोग पूरी ज़िंदगी अनफॉर्चुनेटली माइग्रेन के साथ डील करते हैं, बट वो बहुत छोटा परसेंटेज है। ओके, तो जो पुरुष महिलाओं को अपने सिरदर्द की वजह मानते हैं, उन्हें ये जानना ज़रूरी है कि महिलाएं सिरदर्द से कहीं ज़्यादा जूझ रही हैं, चाहे उसके फैक्टर्स कुछ भी हों, वो आपका सिरदर्द नहीं है, खुद सिरदर्द लेकर भी घूम रही हैं। आपने कहा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान भी सिरदर्द होता है पहले दूसरे दिन, उसको कैसे मैनेज किया जाता है? तो उसके लिए हम पर्टिकुलर एक्चुअली दवाइयाँ देते हैं जिसको हम शॉर्ट टर्म प्रोफिलैक्सिस कहते हैं। सो फिर हम उनको समझाते हैं कि आपको अपना साइकिल पहले 2-3 महीने हमें देखना है कि कब आपका साइकिल होता है, कितना रेगुलर है, कितना इरेगुलर है। फिर उसके अकॉर्डिंगली हम टाइम बताएंगे कि आपको इस दिन पे ये दवाई शुरू करनी है और 3 दिन लेनी है बस। तो वो पूरे महीने अगर उनको इतना दर्द नहीं होता है, बट सिर्फ महीनों के आसपास होता है, तो इस पर्टिकुलर दवाई से हम इसको फिर मैनेज कर सकते हैं, और इसको हम शॉर्ट टर्म प्रोफिलैक्सिस कहते हैं। बेसिकली शॉर्ट टर्म प्रिवेंशन इज द अदर। जिन लोगों को, जैसे आपने कहा, कुछ एक स्पेक्ट्रम है जिन्हें माइग्रेन लंबे समय तक या लाइफ लॉन्ग भी चल सकता है, उन्हें किस तरह का इलाज दिया जाता है, या फिर वो कैसे उन ट्रिगर्स को पहचान सकते हैं कि वो माइग्रेन का जो भी अटैक आता है या जो वो एपिसोड है उसको रोक सकें? बिल्कुल। सो एक माइग्रेन जो होता है उसकी 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज को हम कहते हैं प्रोड्रूम। तो ये 12 घंटे से लेके कुछ घंटे पहले तक लोगों को ये शुरू हो जाता है, जहाँ पे लोगों को एक आइडिया हो जाता है कि शायद मुझे ये सिर दर्द होने वाला है। यॉर्निंग, वासियाँ लेना बहुत कॉमन एक प्रोड्रोम है। इरिटेटेड होना, थकावट होनी। तो जिनको माइग्रेन्स हैं और जो ये सुन रहे होंगे उनको पता होगा कि हाँ यार, मुझे आइडिया हो जाता है कि शायद मुझे होने वाला है। सेकंड स्टेज होती है ऑरा स्टेज। अब ऑरा सबको नहीं होता है, बट ऑरा कई लोगों को, तो जहाँ पे वो कलर्ड लाइट्स देखते हैं, फ्लैशिंग लाइट्स देखते हैं। कई लोगों को थोड़ा सा नमनेस भी हो सकती है हाथ में, कई लोगों को थोड़ा बोलने में डिफ़िकल्टी होती है। वो 5 मिनट से लेके 1 घंटे तक रह सकती है, और वो सिर्फ 30 to 40% लोगों में होता है, इतना कॉमन नहीं है। फिर थर्ड स्टेज आता है हेडेक स्टेज, जो आपको 1 साइडेड या बोथ साइडेड हेडेक, थ्रॉबिंग हेडेक होता है। मतलब आपके सिर बज रहा होता है, उल्टी आने का मन, रोशनी तंग करती है, शोर तंग करता है, आप एक अंधेरे वाले कमरे में रहना चाहते हो। वो 4 घंटे से लेके 72 घंटे तक रह सकता है, इतना लंबा। तो दैट इज़ द हेडेक स्टेज।
एंड देन द लास्ट स्टेज इज़ अ पोस्ट्रोम स्टेज। इसका मतलब कि जब हेडेक आपका चले जाता है, अब आपको दर्द नहीं है लेकिन आपको अप टू 24 घंटे लग जाते हैं बैक टू नॉर्मल फील करने में, क्योंकि आपको इतनी थकावट होती है, क्योंकि आपका ब्रेनिक प्रोसेस के थ्रू गुजरा है। तो अब जिनको माइग्रेन है तो ये छोटी सी चीज़ तो नहीं है, पूरा एक न्यूरोकेमिकल का एक फ्लो हो रहा है ब्रेन में, एक पूरी एक रेगुलेशन चल रही होती है जिससे ये एक प्रोसेस होती है। तभी तो एक ये बीमारी है, एक आम चीज़ नहीं है जब माइग्रेन की बात होती है। बिल्कुल, इसीलिए ये कहना ज़रूरी है, जो लोग सिर दर्द को बीमारी नहीं समझते, कई लोगों के लिए ये बहुत सीरियस कंडीशन हो सकती है। और यहीं पर सवाल आता है कि अगर ये सीरियस कंडीशन है तो क्या इसका इलाज है? क्या माइग्रेन का इलाज हो सकता है? बिल्कुल। सो हमारे पास अब बहुत दवाइयाँ हैं जिससे हम इसका इलाज कर सकते हैं। तो अगर किसी को, हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, इनफैक्ट मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड करूँगी। पहले कैटेगरी है जिनको हेडेक होता है, मे बी महीने में 1-2 बार हो गया। कॉमन ट्रिगर्स क्या होते हैं? इंडिया में बहुत कॉमन ट्रिगर है धूप में निकलना, अपना पानी पूरा नहीं पीना, डिहाइड्रेशन, उससे भी सिर दर्द होता है। बिल्कुल। वन ऑफ द मोस्ट, आई थिंक, आसान तरीका सिर दर्द को कम करने का है पानी पियो। सर्दियों में तो लोग वैसे भी बहुत कम पानी पीते हैं और हीटर में बैठते हैं तो वो ड्राई हीट से उनको लगता है सर्दी है तो डिहाइड्रेशन नहीं होती, इनफैक्ट ज़्यादा डिहाइड्रेशन होती है। जब वो ड्राई हीट में बैठते हैं तो हमारा तो इसलिए 2 से 3 लीटर पानी तो पीना बहुत ज़रूरी है। फिर कम नींद, स्ट्रेस सबसे आम चीज़ आजकल तो हर कोई स्ट्रेस में है ज़िंदगी में, तो वो एक कॉमन रीजंस होते हैं। बट कई लोगों को वैसे इतना नहीं होता है, बट महीने में 1-2 बार हो जाता है, तो उनको डॉक्टर एक अक्यूट ट्रीटमेंट की मेडिसिन देगा। मतलब कि जो दर्द होता है उसके इलाज के लिए उनको दवाई देगा। अक्यूट ट्रीटमेंट, जो दर्द होता है उसका सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, वो वेट करते हैं कि आने दर्द हो गया, आने दो, बढ़ने दो, फिर मैं लूँगा। अब आप समझिए कि पेन आपकी मैक्सिमम ऑलरेडी पहुंच गई है, केमिकल्स आपके पीक पे हैं, तो जो दर्द की दवाई है वो काम इतना नहीं करती और इसलिए फिर घंटों लगते हैं उस दवाई को असर दिखाने में। इसमें सीक्रेट ये होता है कि आपको दवाई जैसे ही सिर दर्द शुरू होता है लेनी है, एंड आपका जो केमिकल फ्लो होना है ब्रेन के अंदर वो वहीं पे रुक जाता है और हेडेक प्रॉपर नहीं बनता। सो दैट इज़ वाई इट्स इम्पॉर्टेंट। हम कहते होते हैं कि जल्दी से जल्दी हेडेक को ट्रीट करो। सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, लोग वेट करते हैं। तो अगर आपने करना है ट्रीट तो सबसे जल्दी करो। तो ये तो हो गए हमारे जिन लोगों को माइग्रेन है पर रोज़ महीने में 1-2 बार हो गया। फिर आते हैं लोग जिनको महीने में 4 बार से ज़्यादा सिर दर्द होते हैं, तो हफ्ते में 2 बार हो गए, अलग अलग ट्रिगर के कारण। आमतौर पे वही स्ट्रेस होता है, लैक ऑफ स्लीप, खाना नहीं टाइम पे खाया, मल्टीपल लाइफस्टाइल के रीजंस होते हैं जिनके कारण उनको हो जाता है। ये लोग एक डेली प्रिवेंटिव मेडिकेशन लेते हैं और बहुत अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ हैं और बहुत पुरानी दवाइयाँ हैं, तो ये सेफ दवाइयाँ हैं और ये दवाइयाँ बहुत हाई डोजेस में नहीं हम देते, बहुत कम डोजेस पे देते हैं। तो हम एक लो डोज से शुरू करते हैं और इसको हमें टाइम देना पड़ता है। दूसरी गलती, लोग आते हैं प्रिवेंटिव दवाई शुरू करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बस 10 दिन मैंने ले ली अब तो मेरा माइग्रेन क्योर्ड है। ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आई थिंक थोड़ी गलती हो जाती है कि डॉक्टर्स को थोड़ा समझाना चाहिए कि डेटा भी कहता है, स्टडीज़ भी कहती हैं कि 12 से 16 हफ्ते लगते हैं पूरा असर दवाई का देखने में, लेकिन 4 हफ्तों में मोटा दवाई का असर होना शुरू होता है। लोग एंटीबायोटिक्स पूरी नहीं लेते तो सिर दर्द की दवा तो 2 दिन के बाद छुट्टी लोग छोड़ देते हैं, वो फ्रस्ट्रेट, वो एक्सपेक्टेशन। तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको माइग्रेन इतना फ्रीक्वेंटली है तो आपको टाइम देना इसमें बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया हमारा प्रिवेंटिव। एक तीसरी कैटेगरी आती है जिनको हम क्रॉनिक हेडेक्स कहते हैं। जिन लोगों को क्रॉनिक माइग्रेन होते हैं जो 15 दिन से ज़्यादा महीने में उनको सिर दर्द रहता है, तो उसमें भी हम प्रिवेंटिव दवाइयाँ देते हैं। कई केसेस में लोगों को सेम बोटॉक्स जो हम रिंकल्स के लिए यूज़ करते हैं, वही बोटॉक्स माइग्रेन्स में भी यूज़ होता है, हम उसको लगाते हैं अलग अलग जगहों पे सिर के टोटल, कि वो माइग्रेन को कम करे। वो 3 महीने में एक बार लगता है, बट वो भी बहुत इफ़ेक्टिव प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है। और अब सारी नई दवाइयाँ आ गई हैं, जैसे 1 महीने का एक इंजेक्शन आता है। इन मेडिसिन को हम CGRP एंटागनिस्ट कहते हैं। तो वो भी एक कैंडिडेट, एक पेशेंट बन सकता है डिपेंडिंग ऑन उसको कितना फ्रीक्वेंट हेडेक है, किस टाइप का हेडेक है, क्या हो रहा है, क्या प्रोसेस है। ये तो दवाइयों का पार्ट है।
पर उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? लाइफस्टाइल। आपने कहा कि नींद, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल फैक्टर्स ये सिर दर्द को बढ़ा सकते हैं। सबसे बड़ी गलती कौन सी है जिसको हमें सबसे पहले पिन पॉइंट करना चाहिए कि ये लाइफस्टाइल फैक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है? एक तो कम पानी पीना। लोग एक्चुअली बहुत कम पानी पीते हैं, फिर वो कहते हैं कि मुझे सिर दर्द हो रहा है। और मेरे इतने पेशेंट्स हैं जिन्होंने जब पानी ज़्यादा पीना शुरू किया तो उनके हेडेक्स इम्प्रूव हो गए। लाइक एक सिंपल ट्रिक जो हम कॉन्शियसली कर सकते हैं। दूसरी चीज़ नींद। आजकल नींद कितनी ओवररेटेड है। इतना कनेक्शन है नींद का सिर दर्द के साथ? एक्चुअली बहुत क्लोज है, इतना क्लोज है कि मैं क्या मैं अगर बताऊं, बहुत कम नींद प्रॉब्लमैटिक है, बहुत ज़्यादा नींद प्रॉब्लमैटिक है। मुझे लगा बस सो जाइए और तो बस सारी चिंताओं से मुक्त। बिल्कुल सिर दर्द भी नहीं होगा। हमारा ब्रेन इतना सेंसिटिव है। आपने एक टर्म सुनी होगी सर्केडियन रिदम। तो हमारी ब्रेन की वो एक टर्म होती है कि हमें एक प्रॉपर स्लीप साइकिल मेंटेन करना ज़रूरी है। हमारी ब्रेन को लगभग 7 to 8 आवर्स स्लीप ऑन अ रेगुलर बेसिस चाहिए। वो क्यों ज़रूरी है नींद? क्योंकि हमारी जो सारी ब्रेन की रिपेयर होती है वो तब होती है, हमारी बॉडी की रिपेयर तब होती है, हमारे न्यूरॉन्स तब स्ट्रॉन्ग होते हैं। मेमोरी प्रॉब्लम्स को जो आजकल इतने यंग लोगों को मेमोरी इश्यूज होने लग गए हैं, वो भी कम स्लीप के कारण। अगर आप लिंक करोगे तो वो कहीं ना कहीं स्लीप का कनेक्शन निकलेगा, बिकॉज आपके न्यूरॉन्स को आप रिपेयर ही नहीं करने दे रहे। हम गाड़ी की भी तो सर्विस करते हैं। आप सोचो आप 24 घंटे गाड़ी को चलाते रहोगे तो आप थोड़ी देर गाड़ी को रोकोगे, इंजन को कूल डाउन होने दोगे, तो फिर ब्रेन को क्यों नहीं, बॉडी को क्यों नहीं? तो इसलिए ज़रूरी है स्लीप। गलती लोग क्या करते हैं, लोग बहुत ज़्यादा भी नहीं सो सकते। तो माइग्रेनर्स को अपना 6 to 7 एटलीस्ट 7 आवर्स ऑफ स्लीप रखना है। कम भी नहीं, ज़्यादा भी नहीं। ज़्यादा सोने से भी समस्या है। तो स्लीप साइकिल आप सेम टाइम पे सोइए, स्लीप सेम टाइम पे उठिए, चाहे वो वीकडे हो या वीकेंड। आप मानेंगे नहीं, देयर इज अ फिनोमेना कॉल्ड लेट डाउन हेडेक। लेट डाउन क्या होता है? वीकेंड हेडेक होता है। तो लोग पूरे हफ्ते काम करते हैं, सिर दर्द नहीं हो रहा, वो अपना स्लीप साइकिल में चल रहे हैं, जल्दी सोए जल्दी उठे, सब कुछ रूटीन चल रही है। फिर आया वीकेंड, बाहर चले गए, लेट सोए, लेट तक सोते रहे, लेट उठे, एंड उठे तो सिर दर्द हो रहा है। तो क्यों वो सिर दर्द हो रहा है? तो इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्रेन को आदत ही नहीं है। वो जब रिलैक्स करता है तो उससे भी उसको हेडेक हो जाता है। इसलिए माइग्रेनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना स्लीप साइकिल स्ट्रिक्टली मेंटेन करें। ये नहीं सोचिए कि मंडे ब्लूज हैं इसलिए सिर में दर्द हो रहा है। आपने छुट्टी में अपनी स्लीप साइकिल ख़राब की है, इसलिए आपको सिर दर्द हो रहा है। किसी ने कहा है किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज़ है, मुंह ढक के सोइए। तो मुंह ढक के सोइए ज़रूर, लेकिन उसका समय जो है वो आपको तय करना चाहिए। यहाँ पर बात आती है उन लोगों की जो कहते हैं कि हमें रात में काम करने की आदत है। आजकल हम देखते हैं टीनेजर्स रात में जागते हैं, दिन में सोते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगी? सो ये इतनी मुश्किल समस्या है, बिकॉज हमें पता है ये सेइंग अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज बचपन से सुनते आ रहे हैं। एंड हमें भी बचपन से बोला जाता था जल्दी उठो जल्दी करो। पर ओवर टाइम ये मेरा मानना है कि हर इंसान का अपना सर्केडियन रिदम हो सकता है। मेजॉरिटी का येस मॉर्निंग वाला है कि जल्दी उठो, अपना फंक्शन करो, सब कुछ करो। बट कुछ लोग हैं जो लेट सोते हैं, एंड बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ भी हैं जो लेट सोते हैं और फिर वो थोड़ा सा लेट उठते हैं। ज़रूरी बात उन लोगों के लिए। शाहरुख खान 2-3 बजे तक शूट करते हैं। बिल्कुल है ना। ओबामा इज फेमस, वाज फेमस कि वो लेट सोते हैं, एंड वो लेट मतलब ही डजंट वेक अप लेट, बट वो उनका स्लीप साइकिल इज अ लिटिल लेट एज वेल। तो जैसे शाहरुख, ऑल दीज एक्टिव पीपल उनको है, देर आर दीज ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो लेट होते हैं। तो ज़रूरी बात क्या है कि आपको अपनी नींद पूरी करनी है। अब ये नहीं कि आप 2 बजे सो गए तो आप 6 बजे उठे और चले गए जी, वो गड़बड़ है। तो अगर आप लेट सो रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 8 बजे तक तो सोना पड़ेगा। वो 6-7 आवर्स तो मिनिमम आपको स्लीप लेनी पड़ेगी। टीनेजर्स की जब बात आती है, खुश हो जाएंगे वो सुन के, तब थोड़ी सी कहानी डिफरेंट हो जाती है। बिकॉज मुझे लगता है टीनेजर्स आजकल अपनी लाइफस्टाइल के कारण ज़्यादा गड़बड़ में है। फ़ोन पे लगे रहते हैं, देर रात तक सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम चल रहा है, इंस्टाग्राम, फ्रेंड्स, व्हाटएवर इट इज़, वो एक अलग फैक्टर है। और जब वो जैसे वो बड़े होते हैं, वो अपनी 20s में आते हैं, दे रियलाइज़ कि नहीं मेरा स्लीप साइकिल, शायद आई एम अ मॉर्निंग पर्सन और आई एम अ नाइट पर्सन, तब आपको पता चलेगा। आई थिंक टीनेजर्स की आजकल गलत आदत हो गई है कि वो थोड़ा सा इतना लेट सोते हैं, फिर सोते रहते 12 बजे उठते हैं, बट वो रियलाइज़ नहीं करते। वो जो बच्चे मेरे पास आते हैं जिनको हेडेक्स रोज़ रहते हैं, बच्चे आते हैं सिर दर्द लेकर,
आते हैं, स्पेशली टीनेजर्स, बहुत काफ़ी कॉमन हो गया है। और इसी वजह से कि लेट सो रहे हैं। लेट सोना अफेक्ट्स देम। तो लाइफस्टाइल में ये चीज़ बहुत होती है, सिडेंट्री लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज ना करना। एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी चीज़ है। सारे लोग बोलेंगे हर चीज़ में हम एक्सरसाइज, डॉक्टर्स बोलते रहते हैं, पर क्या बताएं, सबसे फ्री चीज़, सबसे आसानी, मतलब ईजिली जो चीज़ है अपने लिए कर सकते हैं। जो सुन रहे हैं उन्हें लग रहा है बहुत मेहनत होती है एक्सरसाइज में। बट यू नो, आज ही मैंने एक सेइंग पढ़ी थी, इफ इट वाज इजी एवरीवन वुड बी डूइंग इट। राइट राइट। अगर आसान होता तो सब लोग कर रहे होते, तो आसान नहीं है। राइट। सुबह उठ के एक्सरसाइज, कसरत करना मुश्किल है, पर मैं हर व्यूअर को, हर दर्शक को यहाँ पे ये बोलूँगी, अगर आपको कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन नहीं जहाँ पे आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वो अलग चीज़ है। नहीं तो अगर आप एक हेल्दी पर्सन हैं, सुबह उठिए, अपना वॉक पे जाइए, इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज करिए, एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स अ वीक, आधा घंटा से लेके 45 मिनट्स तक आप एटलीस्ट 3 महीना करके देखिए, और देखिए आपकी ज़िंदगी बदलती। पहले उठिए और करिए तो सही। करिए तो सही। कोई ऐसी एक्सरसाइज जो आप बताना चाहेंगी कि स्पेशली हेडेक्स में हेल्प करेगी? आई थिंक इवन सिंपल ब्रिस्क वॉकिंग हेल्प करती है, क्योंकि कार्डियो एक्सरसाइज है, राइट। तो एक और गलती है, लोग कहते हैं मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मैं वॉक पे जाती हूँ। जब हम पूछते हैं कैसे वॉक जाते हो, हम धीरे धीरे टहल रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ गॉसिप करते हुए। हार्ट रेट हमारा 100 पे ही चल रहा है, तो वो इफेक्टिव एक्सरसाइज नहीं है। तो वी हैव टू नो व्हाट इज इफेक्टिव एक्सरसाइज। सिंपल फॉर्मूला है कि चलते चलते थोड़ी सी सांस फूले, लेकिन आप बात कर पाएँ, तो उसको हम बोलेंगे कि आप एक इफेक्टिव कार्डियो वर्कआउट कर रहे हो, आप एक इफेक्टिव एक्सरसाइज कर रहे हो, एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स। वो करना ज़रूरी है। सो जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारे ब्रेन में द गुड केमिकल्स, द डोपामीन, जो डोपामीन होता है वो रिलीज होता है। वो जब रिलीज, नॉरएपिनेफ्रिन, ऑल दीज अच्छे अच्छे हमारे केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिसके कारण हमारा मूड अच्छा होता है, सेरोटोनिन रिलीज होता है, ये सारी चीज़ें बनती हैं जिससे हमारा मूड अच्छा होता है। मूड अच्छा होता है, स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं, स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं, आपके मसल्स रिलैक्स करते हैं, मसल्स रिलैक्स करते हैं, आपका हेडेक कम होता है। सो यू सी, आपका ब्लड प्रेशर भी कम होता है, आपके शुगर्स बेटर कंट्रोल होते हैं। एवरीथिंग इज लिंक टू एक्सरसाइज। सोचिए, सिर्फ एक 30 मिनट की रोज़ाना की वॉक, चलिए हफ्ते में 5 दिन की वॉक, आपको कितनी सारी परेशानियों से बचाती है। आपका वज़न कंट्रोल रखती है, आपको एनर्जी देती है, आपका सिर दर्द तक ठीक कर सकती है। आपको सिर्फ उठकर चलना है, और एक, जैसे डॉक्टर सोनिया ने कहा, एक ऑप्टिमम लेवल पर चलना है। अब हम क्योंकि उन लोगों की बात कर रहे हैं जो कुछ नहीं करते, उन्हें लगता है कि मालिश कर लो तो सिर दर्द ठीक हो जाएगा, सबसे अच्छा इलाज है। कुछ ठंडे तेल की मालिश करते हैं, कुछ गर्म तेल की मालिश करते हैं। आप वो जो सर जो तेरा चकराए को किस तरह से देखते हैं कि चम्पी कर लो और हल हो जाएगा? मैं ये मानूंगी कि अगर आपको उससे आराम मिलता है तो कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, सिंपल चीज़ है, आप तेल लगा के अपनी मालिश कर रहे हैं, पर आपको ये देखना कि आप कितनी बार कर रहे हैं। अगर आप हफ्ते में 4 दिन मालिश ही करवा रहे हैं और ठंडा एक तेल लगा के अपने आप को ठीक करें, तो फिर भी एक प्रॉब्लम है कि मतलब फिर ज़रूरी है कि आप देखिए कि क्यों हो रहा है। ठंडा तेल क्या करता है? मुझे लगता है एट सर्टेन लेवल वो जो ब्रेन के मसल्स को रिलैक्स करता है। वो हेड, जो आपके जो हेड के मसल्स हैं वो टाइट होते हैं जब हमें हेडेक हो रहा होता है, तो उसको जब रिलैक्स करता है, ऑटोमेटिकली द मसल्स, एक ब्रेन को मैसेज मिलता है कि आई एम गेटिंग रिलैक्सड, मैं रिलैक्स हो रहा हूँ, एंड उससे हेडेक कम हो जाता है। सो इट्स अ फुल सर्कल, यू नो, जो हम अपने ब्रेन को एक समझाते हैं। एंड हमारी वर्ल्ड ऑफ न्यूरोलॉजी में अगर हम अपनी ब्रेन को मैसेज दे पाते हैं कि आई एम बेटर, बहुत बार हम बेटर हो जाते हैं। ओके, आप द ब्रेन गेट्स दैट सिग्नल। आप इफ यू डोंट माइंड, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अब कमरे में छिपकली है, बहुत लोगों को छिपकली से डर लग रहा है मुझे, है ना। आप सोचो छिपकली एक कॉर्नर में है, आप उस छिपकली को देखते रहोगे, आप मुझसे बात करोगे, पर कहीं ना कहीं नजर आएगी कि मेरे ऊपर गिर जाएगी, मेरे ऊपर गिर जाएगी। छिपकली गिरेगी आपके ऊपर? बिल्कुल नहीं, वो तो छिपकली आपसे ही डरती है, तो वो आप पे क्यों गिरेगी? फिर भी डर लगता है। द फियर, एंड दिस इज वेयर एंजाइटी कम्स इन, दिस इज वेयर एंजाइटी कम्स इन फॉर हेडेक ऑल्सो। जो डर है ना लोगों में, जो एंग्जाइटी है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है यहाँ पे। कभी कभी बहुत लोगों को हेडेक हो जाता है, उनको माइग्रेन्स हैं, पर वो इसी डर में बैठे रहते हैं, माइग्रेन ना हो जाए, माइग्रेन ना हो जाए, माइग्रेन ना हो जाए, हेडेक ना हो जाए। उस फियर के कारण वो कभी कभी और भी हेडेक कॉज कर लेते हैं। फिर उनको, जब उनको पता है कि मैं तेल मालिश करूँगी मेरा बेटर हो जाएगा, तो उससे साइकोलॉजिकली भी उनका बेटर हो जाता है। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स
जो एक रोल ये बहुत डीप मैसेज है। एक सेइंग है, वी बिकम व्हाट वी थिंक। तो जैसा हम सोच रहे हैं, अपने ब्रेन को सिग्नल दे रहे हैं, हम वैसा ही होते जा रहे हैं। इसलिए अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव रहेंगे। सिर दर्द के लिए क्या सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है? कुछ लोग ऐसे भी हैं। सो सर्जरी के ऑप्शन सिर दर्द के लिए हैं। कई लोगों ने फ्रंटल रिलीज़ के सर्जरीज करी हैं, जहाँ पे वो जाके, क्योंकि इस मसल में बहुत टाइटनेस होती है, इसको रिलीज़ करते हैं। हम डिवाइसेस लगाते हैं, इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, जहाँ पे जिन लोगों को बहुत हेडेक होते हैं, बैक पे लगाते हैं जिनको बहुत कांस्टेंट हेडेक्स रहते हैं। पर वो एक लास्ट रिजॉर्ट है। जिनको माइग्रेन जैसे सिर दर्द है, टेंशन टाइप हेडेक जैसे सिर दर्द है, क्लस्टर हेडेक जैसे सिर दर्द है, अगर सर्जरी तभी एक ऑप्शन बनता है अगर आपने ज़िंदगी में सब कुछ कर लिया है और फिर भी कोई ऑप्शन नहीं है और इतना सिर दर्द है कि आप ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पा रहे हो, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी अफेक्टेड है, तो आप एक सर्जरी के कैंडिडेट बनोगे। अदरवाइज नहीं, बिकॉज नॉट ऑल सर्जरीज आर सक्सेसफुल एंड एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है एक लाइफस्टाइल को वो करने में। तो दूसरी चीज़ होती है, हमें ये भी सीखना होता है कि कॉज क्या है हेडेक का। सर्जरी तब आती है अगर आपका कोई ऐसा कॉज है जिसके कारण आपको हेडेक हो रहा है, कोई ब्रेन का सीरियस इशू है ना, देन ऑफ कोर्स सर्जरी बनती है। तो तब इट्स ए डिफरेंट सिचुएशन ऑल टुगेदर। तो बहुत बार जब सिर दर्द होता है, इसलिए ज़रूरी है कि डॉक्टर के पास जाके पहले समझिए कि क्यों हो रहा है। 95% कॉमन कारण होगा, बट वो जो 5% है उनको जानना ज़रूरी है कि क्यों। कुछ लोगों को फ्रंटल हेडेक होता है यहाँ, उसमें कितनी बार आँखें, आई साइट जिम्मेदार है और कितनी बार ये हेडेक ब्रेन से रिलेटेड है? जो फ्रंटल हेडेक होते हैं, इसमें 2-3 कारण होते हैं। आई साइट का नॉर्मली जिन लोगों को अस्टिग्मेटिज्म है, जिनका सिलिंड्रिकल नंबर लगा होता है, उनमें बहुत बार फ्रंटल हेडेक्स होते हैं। तो जब वो फोकस करते हैं तो आपकी बेसिकली सिलिंड्रिकल नंबर में आपकी जो फ्रंटल मसल्स है वो वीक है आइज़ के। तो आप कोई पास की चीज़ देख रहे हैं, आप स्क्रीन को देख रहे हैं, आप फ़ोन को देख रहे हैं, तो आप अपने मसल्स को फोकस कर रहे हैं, तो उनकी एक तरीके से आप उनको स्ट्रेच कर रहे हैं। वो क्योंकि मसल स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो इसके कारण वो हेडेक होता है। वीक आईसाइट एक कारण हो सकता है, बट नॉट ऑल द टाइम। बट बहुत बार आपके मसल्स वीक हैं, तो बाय एक्सरसाइजिंग योर मसल्स एक्चुअली आपका मसल स्ट्रेंथन हो सकता है कि हेडेक से कम हो जाएं। बट उसके लिए आपको डिलीजेंटली, मतलब जब मैं बोलूँगी कि रोज़ आपको प्रॉपरली करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। अगेन यहाँ पे लोगों को जल्दी सोल्यूशन चाहिए होता है, वो 15 दिन करेंगे और सोचेंगे कि ठीक नहीं हुआ मैं छोड़ देती हूँ। नहीं, आपको एटलीस्ट 3 महीने कोई भी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी उसका रिजल्ट देखने के लिए। दूसरा कारण होता है साइनस। तो उसमें भी बहुत कन्फ्यूजन होता है बहुत लोगों को, स्पेशली हम अगर दिल्ली जैसे शहर में हम रहते हैं, वहाँ पे इतने लोगों को एलर्जीज होती हैं, तो साइनसेस भरे रहते हैं, जिसके कारण उनको फ्रंटल हेडेक्स होते हैं। बट इन लोगों को ये हेडेक्स होंगे मॉर्निंग में, जब वो सुबह उठेंगे उनके यहाँ पे एक हैवीनेस होगी। सो दैट कुड बी लिंक्ड विद साइनस। प्लस आपका रनिंग नोज है, डिस्चार्ज है, आंखों में वाटरिंग हो रही है, तो वो सारे फैक्टर्स पॉइंट करेंगे कि ये साइनस हेडेक है। क्या इस तरह के सिर दर्द में स्टीम लेने से फ़ायदा होता है? स्टीम अगर हम डेटा देखेंगे ठीक ठाक हेल्प करता है, बट कई लोगों को जब हम स्टीम लेते हैं तो वो थोड़ा सा आपके जो एयरवेज हैं उसको ओपन अप करता है, उसको रिलैक्स करता है। जब एयरवेज ओपन अप होते हैं तो जो आपका सारा वो भरा हुआ है साइनस के अंदर सारा मटेरियल, उसको एक पाथ पे मिल जाता है निकलने के लिए। तो जब वो मटेरियल निकलता है, उसका फ्लो होता है, तो आपको थोड़ा रिलीफ ज़रूर मिल सकता है। बट स्टीम भी ओवर नहीं करना चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए कि कितना स्टीम ले। तो स्टीम हेल्प करता है फॉर श्योर, बट थोड़ा सा सिस्टमैटिकली उसको एक तरीके से करना चाहिए, और ये नहीं कि अब आधा घंटा स्टीम में बैठे रहें। तो ओवर भी नहीं, पर डेफिनेटली हेल्प करता है। एक छोटा सा मुद्दा लगता है आपको सुनने में सिर दर्द, लेकिन उसके अराउंड हमने इतनी बातें की हैं, आई एम श्योर अभी भी बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे जो रह गए होंगे। वो सवाल लेकर आप हमसे जुड़िए कमेंट सेक्शन में, हम आपके पास जवाब लेकर ज़रूर आएंगे। इसीलिए अगली बार सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए तो अपने आप इलाज ना करें, डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि एक छोटा सा सिर दर्द आपके लिए बहुत बड़ा सिर दर्द भी बन सकता है। डॉक्टर सोनिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपके ज़रिए हमने कोशिश की है व्यूअर्स के सिर दर्द का इलाज हो सके, जिनका नहीं हो पाएगा उन्हें आपके पास आना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नमस्कार।